नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद तो करता हूं शानदार होंगे। देखिए, बिहार दरोगा और सीजीएल 4 इन दोनों के लिए साइंस और करंट मैं प्रतिदिन करा रहा हूं। आज इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं 10वें वीडियो पर, यानी कि इससे पहले आपको 9 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। 10वां वीडियो है ये। अगर उनको नहीं देखा है तो देखिए अवश्य। साइंस, क्योंकि लगभग आपको दरोगा हो या सीजीएल 4 हो, 25 प्रश्न आपको दिखेगा ही दिखेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके। तो साइंस पर पकड़ बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। जैसा प्रश्न परीक्षा में आता है ठीक वैसे ही प्रश्न, और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं वह दरोगा में, सीजीएल में, बीपीएससी में आए हुए हैं। वैसे प्रश्न मैं उठा उठा करके ला रहा हूं ताकि आपको डायरेक्ट फायदा करे, ठीक ना। आइए, हमें वस्तुएं काली दिखाई पड़ती हैं। क्यों काली दिखाई पड़ती हैं कोई वस्तु? जैसे ये जो पेन है ये आपको काली दिखाई दे रही होगी। ये जो हमारा टी शर्ट है ये ब्लैक आपको दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है? रीजन जान लीजिए जरा। ऑप्शन है, सभी रंगों का अवशोषण कर लिया गया है, सभी रंगों को परावर्तित कर दिया गया है, केवल नीला, हरा और लाल का अवशोषण, केवल लाल, हरा और नीला का परावर्तन, है ना। इतने ऑप्शन आपको दिखाई दिए हैं। अब देखिए, जरा सा समझिएगा। आप अगर सभी रंगों को मिलाते हैं तो व्हाइट कलर का निर्माण होता है, ठीक ना। और अगर कोई रंग नहीं मिलेगा तो आपको क्या दिखेगा? काला दिखेगा। तो ये काला क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश जो आ रहे हैं, जो किरणें आ रही है, ये सारा अवशोषित कर ले रहा है, लौटा नहीं रहा है आपके पास। आपके पास कुछ जा ही नहीं रहा है, सब ये खुद में अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए ये काला दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा कि जब सभी रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है तो कोई वस्तु काली दिखाई देती है। और सफेद, अब ये वाला सफेद दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये सभी कलर आपको मतलब वापस कर रही है। सभी कलर के मिलने से आपको सफेद कलर बन रहा है। क्लियर है? क्लियर है। आइए दूसरा सवाल, इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? 3 प्राथमिक रंग है जिनसे आप अलग अलग रंग तैयार कर सकते हो। जिसमें कौन कौन है? लाल, है ना, हरा और नीला। ठीक, तो ये तीनों जो है वो प्राथमिक रंग है, लाल, हरा और नीला। जबकि पीला, पीला जो है यह प्राथमिक कलर नहीं है। पीला जो है ये प्राथमिक कलर नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरजीबी ये प्राथमिक कलर है। बाकी इसी से सारे कलर आप बना सकते हो। लाल और हरा बना मिला करके कोई और कलर, लाल और नीला मिला करके कोई और कलर, ऐसे आप बना सकते हो। तो ये हो जाता है राइट आंसर। आइए भाई, चलिए। कुछ लोग ना इतना फालतू कमेंट करते हैं, कुछ लोग इतना फालतू, जब आंसर सही बताया रहता है तब भी कुछ तो हमें सलाह दे रहे हैं कि भाई आपको रिवीजन की जरूरत है। भाई जरूरत किसको है ये खुद महसूस कर लीजिए आप, है कि नहीं। मैं मानता हूं कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन उसको स्वीकार कर लेता हूं मैं जब गलती रहती है तो। अब जब सही बताया जा रहा है, पहले ढंग से वीडियो देखेगा नहीं वो, उसके बाद फर्जी कमेंट करना शुरू हो जाता है ना। तो जब गलत हो तो आप क्वेश्चन नंबर डाल करके कहिए कि भैया ये क्वेश्चन डाउट है, हम सही करेंगे। क्वेश्चन सही है, फिर अब उसको देखोगे नहीं सही से तो घूमते रहो फिर झोला लेकर के, लास्ट में कहना कि हमारे किस्मत में नहीं था नौकरी। चलिए, वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। जानते ही हैं आप कि वायु में जो ध्वनि की चाल है कितनी है? 346 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 346 मीटर चली जाती है। लेकिन कब जाती है? बढ़िया प्रश्न है, शानदार सवाल है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तब, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तब, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा तब, यह सभी तापमान पर बराबर होता है ना। बढ़िया प्रश्न। पढ़े हैं सर कि 346 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन तापमान वाला नहीं पढ़े हैं। तापमान वाला पढ़ लीजिए। 25 डिग्री सेल्सियस पर यह स्पीड होती है। ताप अगर बढ़ाओगे, ताप अगर घटाओगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ता और घटता है।
यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि ध्वनि की चाल पर, है ना, ध्वनि की चाल जो है, चाल पर टेम्परेचर यानी कि ताप का, चाल पर भैया किसका, चाल पर ताप का, तापमान का, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। तापमान का भाई क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ाओगे तो जो स्पीड है यह लगभग 61 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ध्यान से समझिएगा, स्पीड अगर आप बढ़ाते हैं, सॉरी, तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो कितना बढ़ जाएगा स्पीड, तो भैया 61 मीटर है, 61 मीटर बढ़ जाएगा आपका इसका स्पीड। 1 सेकंड में मतलब 61 मीटर अधिक चलना शुरू कर देगा। अब आप उसको जोड़ सकते हैं, उसको जोड़िए। जैसे देखिए 25 पर है भैया 346, तो 26 पर कितना हो जाएगा, 26 पर 61 मीटर और बढ़ जाएगा ना। तो 1 डिग्री अगर सेंटीग्रेड बढ़ता है तो फिर ये बढ़ जाता है, यानी कि तापमान बढ़ने पर स्पीड भी बढ़ जाती है, और तापमान घटेगा तो स्पीड भी घट जाएगी। तो यहां पर सही आंसर हमारा जो हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए चलिए तो सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है। जानते हैं सीमेंट फैक्ट्री में डस्ट उड़ते रहता है, वो जाएगा उनके फेफड़े में बैठेगा, दिक्कत होगी। तो सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उनको जो बीमारी होना मतलब संभावना रहता है कि ये हो जाएगा, वो होता है साइटोसिलिकोसिस बीमारी होने का प्रबल संभावना, या कहीं कहीं आपको केवल सिलिकोसिस मिलेगा, ये प्रबल संभावना होता है। वैसे एस्बेस्टोसिस भी फेफड़ा से ही संबंधित बीमारी है, ये भी बीमारी जो है यह फेफड़ा से ही संबंधित है ना। आप जानते हैं अस्थि मज्जा मतलब ये जो हड्डी होता है, इसमें जो बीच में बोन मैरो होता है, इससे संबंधित रोग। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है ना, ये ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकोसिस। क्लियर। आइए चलिए, जीभ के किस भाग पर नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। इस प्रश्न को बीपीएससी ने पूछा था, हमारे हिसाब से 65वीं या ऐसे कुछ में पूछा था ये प्रश्न, 65वीं बीपीएससी में संभवतः, है ना। ये पूछा था कि जीभ के किस भाग पर नमकीन, तो देखिए जीभ में आपको 4 स्पॉट दिखाई देगा, है ना। ये जो आगे वाला होता है, जो सबसे आगे, टेस्ट नहीं करूंगा, जो सबसे आगे होता है, ये मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। ये कैसा, ये जो सबसे आगे का पॉइंट है, ये आपको मीठा अनुभव कराएगा, है ना, मीठा। फिर बीच में अगर उसके आगे के ठीक बीच में आते हैं तो फिर आ जाता है क्या, नमकीन, ठीक ना। और फिर थोड़ा और नीचे आते हैं तो आता है खट्टा, और यहां जो एकदम कंठ के पास होता है ये होता है कड़वा। मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। तो कहां पूछ रहा है, जीभ के किस भाग पर नमकीन, तो नमकीन बीच का किनारा, है ना, आगे के किनारा। देखिए ये तो आगे हो गया और ये हो गया आगे का किनारा, यहीं पर होता है ये वाला, ये जो जैसे ही जीभ टर्न नहीं होता है, ये टर्न के पास ये नमकीन होता है। और फिर थोड़ा सा इधर आइए यहां, तो ये हो जाता है खट्टा, और एकदम कंठ के पास कड़वा। क्लियर, समझ गए। अच्छा सवाल है, आएगा एग्जाम में। आंत्र रस का पीएच मान क्या होता है। आंत्र रस पहले जान लीजिए क्षारीय होता है कि अम्लीय। अगर इतना पता रहेगा तो पीएच मान याद करने में आसानी होगी। तो जानते हैं कि आंत्र जो रस होता है यह होता है क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। अम्लीय आपका जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो अम्लीय होगा, लेकिन क्योंकि उसमें अम्ल लगा ही है, HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन आंत्र रस जो होता है यह क्षारीय होता है। आंत्र पढ़िए तो इसमें आपको 8 जैसा दिखाई देगा, आंत्र 8, है ना। तो इसका पीएच जो होता है लगभग 8 होता है, यानी कि क्षारीय तो होगा ही होगा। चलो भाई आ जाओ, आइए। इनमें से किसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है।
हाइपो के नाम से सोडियम थायोसल्फेट। किसको? सोडियम थायोसल्फेट को। तो यहां देखिए सी ऑप्शन है ना। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं। ये होता है सोडियम कार्बोनेट और ये होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH है ना, NaOH, और साधारण नमक का NaCl। ध्यान रखिएगा। कौन सबसे हल्की धातु है? देखिए सबसे हल्की धातु है लिथियम। कौन है भैया? लिथियम है। सोडियम जो है हल्की, तो ये भी है, सोडियम भी हल्की है, लेकिन सबसे हल्की पूछ रहा है। तो जो लिथियम है ये बहुत ज्यादा हल्की है, लगभग पानी का आधा है, पानी का लगभग आधा है ना, पानी से भी हल्की। मतलब पानी पर डालेंगे तो वो तो डूबने का संभावना है ही नहीं क्योंकि हल्की है, लेकिन आधी एकदम लगभग पानी की हल्की है। वहीं ओस्मियम जो है यह सबसे आपको भारी में आ जाता है ना। इसका लगभग अपवर्तनांक 0.53 ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। सोडियम भी हल्की है बट लिथियम बहुत ज्यादा हल्की है। आइए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछता है, सवाल आता है, इसको हमने कराया भी है। जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र जांच के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो मूत्र और रक्त जांच करना हो तो इसमें अपकेंद्रण तकनीक उपयोग करते हैं। अपकेंद्रण तकनीक यानी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर रक्त में मतलब जो नशे की जांच करना होता है, जब तो भैया ये नशा किया है कि नहीं, तब क्या होता है? अगर ये वाला क्लास आपने देखा है कि रक्त से, जैसे रक्त में जांच करना है नशा की, ये ड्रिंक किया है कि नहीं, उसमें कौन सा जांच होगा? अगर ये वीडियो देखा होगा आपने तो बताइएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटा दिखाई देना। देखिए डूब जाने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है और सूर्योदय से पहले भी सूर्य दिखाई दे देता है ना, लगभग 2 मिनट। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। चलिए, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता। देखिए ये इसी क्वेश्चन पर कल हुआ था। एक लड़का है, पता नहीं क्या है, पढ़ता भी है कि नहीं। जब मैंने बताया कि भैया चालक को अगर आप तापमान बढ़ाएंगे, कोई चालक है तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो है प्रतिरोधकता भी, तापमान बढ़ाओगे चालक का तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। अर्धचालक का अगर तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। अब पता नहीं उसमें उसको क्या नहीं समझ में आया, या हमको लगता है कि बैल बुद्धि होगा ही, वो होगा ही बैल बुद्धि, इसीलिए वो इस तरीके से कर रहा होगा। तो अर्धचालक है, चालक का तापमान बढ़ाते हैं तो बढ़ता है, अब अर्धचालक का बढ़ाएंगे तो घटेगा, सीधी सी बात है। तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अर्धचालक को अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका जो है प्रतिरोध वो घटेगा। चलो भाई आप, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया पहले समझ लीजिएगा। देखिए एक होता है मायोपिया, है ना, मायोपिया होता है, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा देखिए ये छोटा है ना, मायोपिया छोटा है, छोटा मतलब निकट, ये निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा, बड़ा यानी कि दूर दृष्टि दोष। निकट में क्या होता है आप जानते हैं कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट का दिख जाता है। समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखती हैं, निकट की नहीं। अब देखिए जब आपको निकट का दिख रहा है यानी कि आपको मायोपिया है, आपको दूर वाला देखना है, तो कौन सा लेंस लगाएंगे जो दूर दिखाई देगा? तो अवतल लेंस लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? अवतल लगाएंगे, अवतल, है ना, यानी कि कॉनकेव, अवतल कॉनकेव, और उत्तल कॉन्वेक्स। अवतल लगाएंगे, कॉनकेव। अवतल इस प्रकार का होता है, आप देखे होंगे लेंस का।
कटिंग, है ना, कि ये अवतल हो गया, दोनों साइड धंसा हुआ रहता है, और ये जो होता है ये उत्तल होता है। अवतल में देखिए ध्यान समझिएगा, उत्तल जो है इसमें अगर प्रकाश गुजारेंगे तो ये आकर नजदीक में मिल जाएगा, ऐसे यहां से मुड़ जाएगा क्योंकि मूड है। अवतल से अगर गुजारोगे तो ये देखिए ऐसे डायरेक्शन भी दे रहा है, ऐसे प्रकाश जाएगा, दूर कहीं जाएगा, तो आपको तो दूर वाला ही चाहिए, तो आप अवतल लगाओगे, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग कर रहे हो। चलो आ जाओ। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है ना, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। अनुचुंबक पारामैग्नेटिक पदार्थ है, तो पारामैग्नेटिक पदार्थ है यह अनुचुंबक जो है वह कम बल के साथ चुंबक की ओर आकर्षित होता है, मतलब क्षीण बल के साथ। देखिए है कहीं क्षीण बल के, तो विकर्षित नहीं, आकर्षित, ध्यान समझना है, प्रबल भी नहीं होगा, देखिए चुंबक की ओर क्षीण बल के साथ आकर्षित, तो राइट आंसर होगा अनुचुंबक कम होता है। अनु मतलब समझ ही रहे होंगे कि छोटा है ना, तो कम आकर्षण होता है क्षीण बल के साथ। आइए निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और दरोगा में पूछा गया है। कॉपर, जस्ता और निकेल, कॉपर, जस्ता और निकेल, यानी कि कॉपर, जस्ता, निकेल किसमें होगा? ये जर्मन सिल्वर में होगा। इसमें चांदी कहीं दिखा आपको? कहीं दिखा एजी कहीं दिखा? नहीं ना, तो इसमें चांदी कहीं नहीं होता, यानी कि वो है जर्मन सिल्वर। आइए चलिए, नक्काशीदार कांच के लिए इनमें से किस अम्ल का? तो ये होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, नक्काशीदार का। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपके पेट अमाशय में पाया जाएगा। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कार के बैटरी आदि में पाया जाता है। चलिए, HNO3 से आप क्या बनाते हैं पता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। भाई साहब बहुत दर्दनाक क्वेश्चन है, बहुत दर्दनाक क्वेश्चन। ग्रेफाइट समझिएगा, ग्रेफाइट होता है चिकना, लेकिन स्नेहक का कार्य नहीं देता है। आंसर देता है मंदक का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में ये मंदक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए आइए, निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो ये जस्ता है। क्या है? जस्ता, यानी कि जिंक। देखिए इसका तो आंसर भी टिक किया हुआ है, पता नहीं क्यों क्या है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च को बदलेगा कार्बोहाइड्रेट में? यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या करता है भैया? तो एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ठीक है सर। अब पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो सर पेप्सिन तो प्रोटीन का ही करता होगा। लाइपेज किसका करता है? तो लाइपेज फैट यानी कि वसा का करता है। इंसुलिन जानते हैं, इससे आपका होता है डायबिटीज। अगर इंसुलिन दो तरीके का होगा, एक कम बनना और एक ज्यादा बनना। इंसुलिन जो आपका ये होता है पैंक्रियाज, जिसको कहते हैं आप पैंक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय से ही ये रिलीज होता है इंसुलिन, है ना। अब फिर कुछ लोगों को देखा है आपने कि फिर वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते फिरते हैं। तो अगर पैंक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं बना रहा है या फिर ज्यादा रिलीज कर दे रहा है, तब ये समस्या आती है ना, जिसको डायबिटीज के रूप में भी आप जानते हैं। चलिए, सेरीकल्चर, यह रेशम कीट से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट से संबंधित है। आइए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? सबसे हानिकारक है आइकोर्निया, ये जलीय खरपतवार है। इसको कहीं कहीं जलकुंभी भी कहा जाता है, जलकुंभी भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये खरपतवार है जलकुंभी के नाम से। देखिए ये प्रश्न आया था दरोगा में और इसको बहुत तो गलत किया, यहां तक कि बुक्स वाले भी, किताब वाले भी इसको गलत दिए हैं। ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अस्पताल है, उपचार है, भर्ती है, रोगी है, निदान है।
पहले भैया कोई रोगी मिला, है ना, कोई रोगी मिला, तो सबसे पहले तो हो जाएगा 4। चलिए एक रोगी मिला। अब रोगी को आप कहाँ लाओगे? तो सर हम रोगी को लाएंगे अस्पताल में, यानी कि 4 के बाद 1 नंबर, तो 4 के बाद 1 नंबर। ठीक, देखिए अब इसको छाट दीजिए, 1 है 3 है, 1 है 3 है, 4 1 और 4 1, यानी कि ए और डी में होगा। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मैक्सिमम लोग इसमें फंसे हैं। आइए 4 1 हो गया। रोगी को आप ले गए अस्पताल में, अस्पताल में ले गए रोगी को, तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया रोगी को हम भर्ती कराएं, तो यानी कि 3 हो जाएगा, 4 1 3। ठीक, रोगी को भर्ती कराए यानी कि 4 1 3। उसके बाद क्या हुआ कि रोगी का, कुछ लोग अब कहते हैं कि रोगी का क्या हो रहा है, 4 1 3, उसके बाद होगा उपचार, उपचार यानी कि 4 1 3। अब देखिए, लेकिन हाँ उपचार नहीं होगा, ये सही होगा, 5 होगा। कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं आपको, 5 निदान होगा, लास्ट में होगा आपका, लास्ट में होगा आपका उपचार, उपचार 2 में नहीं होगा, ये समझिएगा। यहीं पर अब कुछ लोगों को लगेगा कि 1 होगा, जैसे पहला समझिएगा, यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाना चाहूं, यहाँ कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा जो एग्जाम में सबको हुआ था। आइए, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि रोगी मिला, मैं यहाँ लिख रहा हूं ठीक से, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि रोगी मिला। ठीक है भैया, रोगी मिला तो रोगी को हम अस्पताल में लेकर के आए, कहाँ लाए, अस्पताल में लाए, अस्पताल में लाए, अस्पताल में लाने के बाद रोगी को हम भर्ती कर दिए, अस्पताल में लाने के बाद रोगी को हम भर्ती कर दिए, ठीक ना, रोगी को क्या कर दिए, भर्ती कर दिए। भर्ती करने के बाद रोगी का उपचार हुआ, भर्ती करने के बाद रोगी का क्या हुआ, उपचार हुआ। उसके बाद रोगी का निदान हो गया, यही लग रहा होगा ना, हाँ मैक्सिमम बच्चों को यही लग रहा था। लास्ट में 5 वाला कि निदान हो गया, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, चूंकि ये हम अपने हिसाब से ऑप्शन डिजाइन किए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हमने डिजाइन किया है। एग्जाम में जो ऑप्शन था वह क्या था, ऑप्शन देखिए मैं बता रहा हूं, 4 था, 4 के बाद आपका अस्पताल 1 था, है ना, 4 के बाद अस्पताल के बाद भर्ती 3 था, एग्जाम में ये वाला ऑप्शन था, उसके बाद उपचार था, है ना, उसके बाद कौन था, निदान था, 5 था। अब लोगों को लग रहा हो कि ये तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, 4 1 3 2 5, लेकिन ध्यान समझिएगा, जब इसका इंग्लिश वर्जन देखा गया तो निदान का मतलब ये नहीं कि रोग ठीक नहीं। जब हॉस्पिटल में जाते हैं आपको भर्ती करा दिया जाता है, रोगी गया अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उसके बाद उसका क्या होता है, जांच होता है, जांच होता है, जैसे ब्लड जांच करेगा, सीटी स्कैन करेगा, जो भी समस्या है तो जांच करेगा, जांच करता है, उसी को निदान कहा जाता है। हिंदी में जो आप जांच है उसी को निदान कहते हैं, है ना। निदान मतलब ये नहीं कि निदान हो गया, मुक्ति हो गया। इंग्लिश वर्जन जब इसका देखें तो पता चला कि नहीं, ये तो भाई जांच कह रहा है कि जांच होगा, ठीक ना, तो जांच कराएगा तब ना उपचार करेगा, बिना जांच कराए कैसे उपचार करेगा, तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ए। ठीक, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसमें समय ले लिया हूं, लेकिन ये बढ़िया प्रश्न था। आयरन की कमी से क्या होता है भाई, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया। मधुमेह तो आपको मैं बता ही दिया, इंसुलिन से, है ना, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी, देखिए बेरी बेरी विटामिन बी, विटामिन बी B1 थायमिन होता है, जो होगा वो विटामिन B1 थायमिन, है ना, इसी से होता है। चलिए आगे, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य है। अनुवांशिक रूपांतरित, देखिए ये गोल्डन रेशा जो है, सॉरी सुनहरा धान है, गोल्डन राइस, ये है अनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पौधा। इसमें विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये भी प्रश्न मिला है, पूछा है कि भैया सुनहरा धान में कौन से विटामिन की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है, तो ये हो जाता है विटामिन ए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया है, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा। बस इतना ही, नमस्कार।